वॉइस और बोर्ड क्लियर है? कंफर्म कीजिए। शाबाश। वालेकुम अस्सलाम अरीबा। वेरी गुड बच्चे। वॉइस क्लियर है ना? सभी को पहुंच रही है ना मेरी वॉइस? तो चलिए आज हम गालिब के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। चलिए शाबाश। हेडिंग डालिए, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। शाबाश। तो इनका आप नाम लिखेंगे। जो गालिब का नाम था असदुल्ला खान इनका नाम था, और उर्फियत जो है मिर्जा नौशा थी। जो इनकी उर्फियत थी मिर्जा नौशा थी, लेकिन बात करेंगे इनका जो नाम था क्या था? असदुल्ला खान था। असदुल्ला खान जो है गालिब का नाम था, और उर्फियत जो है मिर्जा नौशा थी। और मुझे बताइए फटाफट से इनकी पैदाइश और वफात ये भी बताइए। कहाँ पर इनकी पैदाइश हुई है, कब हुई है, और कहाँ पर इनका इंतकाल हुआ है, कब हुआ है? सभी लोग जवाब देंगे मुझे। शाबाश। वेरी गुड। शाबाश। 1797 में इनकी पैदाइश हुई है, और 1869 में इनका इंतकाल हुआ है। शाबाश। अकबर आबाद आगरा में इनकी पैदाइश हुई है, और दिल्ली के अंदर इनका इंतकाल हुआ था। वेरी गुड। तो लिख लीजिए, जो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब है 1797 में अकबर आबाद आगरा में जो है इनकी पैदाइश हुई है। और बात करेंगे 1869 में दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? शाबाश। क्लियर है ना यहाँ तक? सभी ने लिख लिया ना इनकी पैदाइश, इनकी वफात, इनका नाम? चलिए बच्चे, तो इसके बाद लिख लीजिए, तो गालिब के वालिद का क्या नाम था? बहुत ही अहम है। गालिब के जो वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग था। गालिब के वालिद का क्या नाम था? अब्दुल्ला बेग जो है इनके वालिद का नाम था। अब्दुल्ला बेग जो है गालिब के वालिद का नाम था। ठीक है ना? और उर्फियत जो है मिर्जा दूल्हा थी। तो इनके वालिद की जो उर्फियत थी मिर्जा दूल्हा थी, लेकिन गालिब की अगर हम बात करेंगे उनकी उर्फियत जो है मिर्जा नौशा थी। गालिब की मिर्जा नौशा, और वालिद की मिर्जा दूल्हा। ठीक है ना? लेकिन आप याद रखेंगे, गालिब के जो वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग जो है इनके वालिद का नाम था। और इसके बाद लिख लेंगे, गालिब के दादा का नाम फौकान बेग था। जो इनके दादा थे उनका क्या नाम था? फौकान बेग। अब्दुल्ला बेग इनके वालिद थे, फौकान बेग इनके क्या थे? दादा थे। शाबाश। गालिब की जो दादा का नाम था फौकान बेग था, और इनके जो वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग इनके वालिद का नाम था। लेकिन जो इनकी दादा हैं फौकान बेग, वो शाह आलम सानी के जमाने में ईरान से दिल्ली आए थे। जो फौकान बेग जो गालिब के दादा हैं,
وہ شاہ عالم کے زمانے میں جو ہے شاہ عالم کے عہد میں ایران سے کہاں آئے تھے؟ دہلی آئے تھے۔ ایران سے دہلی آئے تھے ان کے دادا یعنی کہ فوقان بیگ، کس کے عہد میں؟ شاہ عالم کے عہد میں، شاہ عالم کے دور میں، اس کے زمانے میں ایران سے دہلی آئے تھے فوقان بیگ یعنی کہ غالب کے دادا۔ شاباش، لکھ لیا سبھی نے؟ ویری گڈ۔ ہاں تو اس کے بعد لکھ لیجیے، نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجیے، جہاں پر سمجھ نہیں آئے گا مجھے بتائیے گا، میں بورڈ پہ لکھوں گی۔ اس کے بعد لکھ لیجیے غالب کے چچا کا نام مرزا نصر اللہ بیگ جو ہے ان کی چچا کا نام تھا۔ مرزا نصر اللہ، مرزا نصر اللہ، مرزا نصر اللہ بیگ ان کے کیا تھا؟ بیگ جو ہے یہ کیا لگتے تھے غالب کی؟ چچا لگتے تھے۔ آپ یہ ساری چیزیں یاد رکھیں گے کہ والد کا نام بھی، دادا کا نام بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے کیا میں نے بتایا تھا، والد کا نام، دادا کا نام، اور اب چچا کا نام کیا تھا؟ مرزا نصر اللہ بیگ جو ہے ان کے چچا کا نام تھا، اور انہوں نے ہی جو ہے غالب کے چچا نے ہی جو ہے غالب کی پرورش کی تھی۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، غالب کے والد کا جب انتقال ہوا تھا، تو اس کے بعد جو ہے ان کے چچا نے ہی یعنی کہ مرزا نصر اللہ بیگ نے ہی غالب کی پرورش کی تھی، ان کے چچا تھے۔ شاباش۔ غالب کے چچا کا نام مرزا نصر اللہ بیگ تھا، اور انہوں نے ہی غالب کی پرورش کی تھی۔ شاباش بچے، لکھ لیجیے، انہوں نے غالب کی پرورش کی تھی، مرزا نصر اللہ بیگ نے، جو کہ چچا تھے غالب کے۔ اس کے بعد لکھ لیجیے 1806 میں جب غالب کی عمر 9 برس کی تھی، تو آپ سبھی کو پتا ہے غالب کی جو پیدائش ہوئی ہے 1797 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے 1806 میں 9 سال کے تھے۔ تو 1806 میں جب غالب کی عمر 9 برس کی تھی، 9 سال کی تھی، تو ان کی چچا جو ہے نصر اللہ بیگ، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا، 9 برس کی تھے غالب جب ان کے والد جو ہے، جب ان کے چچا بھی جو ہے اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے تھے، ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے والد کے بعد جو ہے ان کے چچا نے ہی ان کی پرورش کی تھی۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 9 برس کی تھے غالب جب ان کی چچا کا سایہ بھی ان کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ 1806 میں مرزا نصر اللہ بیگ انتقال کر گئے تھے۔ 1806 میں جب غالب کی عمر 9 برس کی تھی، تو ان کے چچا یعنی کہ نصر اللہ بیگ بھی وفات پا گئے تھے۔ شاباش، لکھ لیجیے۔ شاباش بچے، لکھ لیجیے۔ اس کے بعد لکھ لیجیے، نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجیے، غالب نے ابتدائی تعلیم شیخ معظم سے حاصل کی تھی۔ غالب نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی تھی؟ شیخ معظم سے غالب نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ ابتدائی تعلیم شیخ معظم سے غالب نے حاصل کی تھی۔ لکھ لیجیے، غالب نے جو ابتدائی تعلیم ہے شیخ معظم سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے، ذرا مجھے بتائیے غالب کی جو والدہ تھی ان کا کیا نام تھا؟ غالب کی والدہ کا کیا نام تھا؟ ویری گڈ، سبھی لوگ بتائیں گے۔ عزت النساء بیگم، جو ان کی والدہ تھی عزت النساء
बेगम जो है इनकी वालिदा का नाम था। और ज़रा मुझे इनकी बहन का नाम बताइए। तो मैंने आपको बताया है गालिब के वालिद का नाम, गालिब के चचा का नाम, गालिब के दादा का नाम, गालिब की जो वालिदा है उनका नाम। अब मुझे बताइए जो गालिब की बहन थी उसका क्या नाम था? हाँ, बच्चे ये तो हो गया इनकी जो वालिदा थी उनका नाम है इज़्ज़तुन्निसा बेगम। और मुझे इनकी बहन का नाम बताइए। शाबाश सभी लोग जवाब देंगे। जो गालिब की जो बहन थी उनका क्या नाम था? जवाब दीजिए शाबाश। इनकी जो बहन का क्या नाम था? चलिए बताइए, जिसको पता है बता दीजिए, जिसको नहीं पता है एन लिख दीजिए। इतना आसान सा क्वेश्चन आपको पता नहीं है? गालिब को इतनी बार आपने पढ़ा होगा। बाकी भी बच्चे इस क्लास में हैं, सभी लोग जवाब दीजिए। शाबाश बताइए मुझे। तो लिख लीजिए जो इनकी बहन का नाम था, कई बार आपने सुना होगा, खानम। खानम जो है गालिब की बहन का नाम था। सुना है किसी ने? तो फिर क्यों आप लोगों ने बोला था हमें पता नहीं है? एक सेकंड आप वेट करिए। तो जो गालिब की बहन का नाम था क्या था? खानम जो है गालिब की बहन का नाम था। और इसके बाद लिख लीजिए जो गालिब के दो भाई थे। मैंने कल भी बोला था गाले जो अमीर तकी मीर है, मीर तकी मीर के कितने भाई थे? तो दो उनके भाई थे, एक सोतेला था और इनका, और दूसरा जो है उनका सगा था। तो यहाँ पर भी आप याद रखेंगे गालिब के दो भाई थे। दूसरे भाई का नाम इनका क्या था? मिर्जा यूसुफ खान जो है गालिब की दूसरे भाई का नाम था। इनके भी दो भाई थे, गालिब के भी। और जो दूसरे भाई थे इनके, जिनका नाम था मिर्जा यूसुफ खान। मिर्जा यूसुफ खान। मिर्जा यूसुफ खान जो है गालिब के दूसरे भाई थे। गालिब के दो भाई थे, दूसरे भाई का नाम मिर्जा यूसुफ खान था। इसके बाद लिख लीजिए, गालिब की शादी इलाही बख्श खान की बेटी उमराव बेगम से हुई। गालिब की शादी किससे हुई थी? इलाही बख्श खान की बेटी से, जिनका नाम उमराव बेगम था। और कब हुई थी इनकी शादी? शाबाश। गालिब की शादी कब हुई थी और उसी साल किसकी वफात हुई थी? जिस साल गालिब की शादी हुई थी, उस साल किसकी वफात हुई थी? बताइए। वेरी गुड। तो 1810 में जो है गालिब की शादी हुई थी और इसी साल जो है मीर तकी मीर का भी इंतकाल हुआ था। ठीक है ना? तो गालिब की शादी इलाही बख्श खान की बेटी उमराव बेगम उमराव बेगम से इनकी शादी हुई थी 1810 ईस्वी में। और 1810 ईस्वी में ही मीर तकी मीर का भी इंतकाल हुआ था। और गालिब के 7 बच्चे हुए थे, लेकिन सातों जो है फोत हो गए। इनके 7 बच्चे हुए थे और सातों जो है मर गए थे, यानी कि फोत हो गए थे। उसके बाद गालिब ने अपनी बीवी के भांजे, जिनका नाम जैनुल आबिदीन खान था,
जिनकी बीवी थी, उनके जो भांजे ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ के 2 बच्चे, उनको जन्म लिया था। वो दोनों बच्चों को, पहले एक बच्चे को लिया था और उसके बाद दूसरे बच्चे को लिया था। पहले हुसैन अली खान को लिया था, जो छोटा लड़का था, और उसके बाद किसको लिया था? बाकिर अली को गोद लिया था, जो कि बड़ा लड़का था। किसका? गालिब के 7 बच्चे हुए थे और सातों जो है फ़ौत हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो गालिब ने अपनी बीवी के भांजे, जो इनकी बीवी का भांजा था, उसके 2 बच्चे थे, उसके 2 लड़के थे, और उन दोनों को ही जो है इन्होंने गोद लिया था। पहले उसके छोटे बेटे को, उसके बाद बड़े बेटे को। जो छोटे बेटे का नाम था हुसैन अली खान। हुसैन अली खान जो है, पहले इसको गोद लिया गया, जो कि छोटा बच्चा था। इनकी बीवी की भांजे का जो छोटा बेटा था हुसैन अली खान, इसको पहले गोद लिया, और उसके बाद बाकिर अली को गोद लिया गालिब ने, क्योंकि बड़ा लड़का था। ठीक है ना? जो इनकी जो बीवी थी, गालिब की जो बीवी थी, उनका जो भांजा था उसका नाम था जैनुल आबिदीन। तो यहाँ पर कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो ज़ैनुल आबिदीन को गोद नहीं लिया था, जो उनके 2 बच्चे थे उनको गोद लिया था। ठीक है ना? तो इनकी जो बीवी भांजे का नाम था ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ था, और उन्हीं के 2 बच्चे, यानी कि हुसैन अली खान और बाकिर अली, इन दोनों को ही, पहले छोटे बेटे को, उसके बाद बड़े बेटे को गालिब ने गोद लिया था। ठीक है, क्लियर हुआ या कन्फ्यूजन हुआ, मुझे बताइए? अगर कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइए फिर। शाबाश, मुझे बताइए क्लियर हुआ या कन्फ्यूजन अगर यहाँ पे रहा रहा मुझे बताइए। जो मैं फिर से एक बार बताऊंगी। ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ जो है, ये गालिब की बीवी के भांजे थे, और इनके 2 बेटे थे। इनके 2 बेटे थे, जो छोटे बेटे थे हुसैन अली खान, पहले गालिब ने इसे गोद लिया, उसके बाद इनके बड़े बेटे को, बाकिर अली को गोद लिया था गालिब ने। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। गालिब ने दहली का सफ़र 1812 ईस्वी में किया था। गालिब ने दहली का सफ़र कब किया था? 1812 ईस्वी में। और मुझे यहाँ पर बताइए, जो वली दकनी है, उन्होंने दहली का सफ़र कब किया था? शाबाश। वेरी गुड। दहली का सफ़र 1700 ईस्वी में किया था। कितनी दफ़ा किया था? कितनी बार दहली का सफ़र किया था वली दकनी ने? वेरी गुड। तो 1700 ईस्वी में जो है दहली का सफ़र किया था वली दकनी ने, सिर्फ एक बार ही, 1700 ईस्वी में। और गालिब का आप याद रखेंगे, इन्होंने दहली का सफ़र 1812 ईस्वी में किया था, और तकरीबन 50 बरस जो है इन्होंने यहाँ पर गुजारे थे। 50 बरस दहली में ही कयाम किया था मिर्जा गालिब ने। 50 बरस, यानी कि 1862 के आसपास तक। ठीक है ना? गालिब ने दहली का सफ़र 1812 में किया था, और तकरीबन यहाँ पर 50 बरस दहली में ही गुजारे थे, दहली में ही कयाम किया था मिर्जा गालिब ने। आप याद रखेंगे गालिब ने दहली का सफ़र कब किया था? तो 1812 ईस्वी में। मैं फिर से एक बार इसको बताऊंगी। गालिब ने दहली का सफ़र 1812 में किया था, और तकरीबन 50 बरस दहली में कयाम किया था। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। गालिब पेंशन की बहाली की गर्ज से कलकत्ता के लिए रवाना कब हुए थे और कब पहुंचे थे? जरा मुझे बताइए। गालिब पेंशन की बहाली के लिए जो है कलकत्ता गए थे। और कभी-कभी आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गालिब जो है किस गर्ज से कलकत्ता का सफ़र उन्होंने किया था? तो पेंशन की गर्ज से उन्होंने कलकत्ता का सफ़र किया था। कब किया था ज़रा बताइए मुझे? तो 1826 में, हाँ, 1826 में रवाना हुए थे इस सफ़र के लिए, और उसके बाद 1800, अच्छा वेरी गुड, 1828 में कलकत्ता पहुंचे थे। वेरी गुड। हाँ बच्चे, लिख लीजिए। गालिब जो है पेंशन की बहाली की गर्ज से कलकत्ता के लिए 1826 ईस्वी में रवाना हुए थे, और 1828 ईस्वी में कलकत्ता पहुंचे थे। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। गालिब ने फारसी जुबान की तालीम किसे हासिल की थी?
ابتدائی تعلیم جو ہے شیخ معظم سے حاصل کی تھی۔ یہ دونوں پوائنٹس جو بہت اہم ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی تھی، اور اگر ہم بات کریں گے فارسی زبان کی تعلیم کس سے حاصل کی تھی، تو ابتدائی تعلیم شیخ معظم سے حاصل کی تھی، اور فارسی زبان کی تعلیم کی بات کریں گے تو عبد الصمد سے حاصل کی تھی۔ کس سے کی تھی؟ عبد الصمد۔ تو چلیے سبھی نے لکھ لیا یہاں تک؟ غالب نے ابتدائی تعلیم شیخ معظم سے حاصل کی تھی، اور فارسی زبان کی تعلیم عبد الصمد سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے، غالب نے اردو شاعری کا آغاز، غالب نے جو اردو شاعری کا آغاز کیا تھا، کب کیا تھا؟ غالب نے اردو شاعری کا آغاز کب کیا تھا؟ غالب نے اردو شاعری کا آغاز 1826، 1826 سے 27، ٹھیک ہے نا؟ غالب نے اردو شاعری کا آغاز 1826 سے 27 میں فارسی شاعری سے کیا تھا۔ اردو شاعری کا آغاز 1826 یا 27 عیسوی میں فارسی شاعری سے کیا تھا۔ اس کے بعد لکھ لیجیے، غالب 11 برس کی عمر میں شاعری شروع کیے تھے۔ تو غالب جو ہے 11 برس کے تھے جب انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی، یعنی کہ 1807 یا 8 عیسوی میں، اور اسی دوران اگر بات کریں گے 1816 عیسوی میں، تو غالب نے اپنا تخلص ترک کیا تھا۔ تو غالب 11 برس کے تھے جب انہوں نے کیا کیا تھا؟ شاعری شروع کر دی تھی 1807 یا 8 عیسوی میں، اسی دوران انہوں نے کیا تھا؟ شاعری شروع کر دی تھی، اور 1816 عیسوی میں غالب نے اپنا تخلص ترک کیا۔ شاباش، غالب نے اپنا تخلص ترک کیا اور اسد سے غالب رکھا۔ یہاں پر ان کا تخلص پہلے کیا تھا؟ اسد تھا، اور اس کے بعد کیا رکھا؟ اسد کو، اور جو ہے ترک کرنے کے بعد، اس تخلص کو ترک کرنے کے بعد غالب تخلص جو ہے انہوں نے رکھا۔ تو بتائیے مجھے انہوں نے غالب تخلص کیوں رکھا تھا؟ انہوں نے اسد جو تخلص تھا ان کا پہلا، اس کو ترک کیوں کر دیا؟ اس کے بدلے غالب تخلص انہوں نے کیوں رکھا؟ بتائیے۔ شاباش، غالب 11 برس کے تھے جب انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی، اور اسی دوران 1816 عیسوی میں انہوں نے اپنا تخلص بھی ترک کیا تھا، یعنی کہ اسد سے غالب رکھا۔ پہلے ان کا تخلص اسد تھا، اس کے بعد غالب رکھا۔ کیوں رکھا غالب، ذرا بتائیے؟ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ویری گڈ، ممتاز کرنے کے لیے، مشہور کرنے کے لیے۔
हाँ, क्योंकि असद नाम से जो है असद जो है किसी और का भी तख़ल्लुस भी था, तो इसी वजह से जो है असद तख़ल्लुस करने की वजह थी कि कोई और करता था ये तख़ल्लुस, तो खुद को मुमताज़ यानी कि खुद को मशहूर करने के लिए जो है इन्होंने गालिब तख़ल्लुस जो है इख्तियार करने लगे। आप याद रखेंगे पहले इनका तख़ल्लुस असद था, उसके बाद गालिब रखा। गालिब क्यों रखा? किसी और का तख़ल्लुस भी असद था, तो खुद को मशहूर करने के लिए इन्होंने जो है गालिब तख़ल्लुस इख्तियार किया। वेरी गुड। इसके बाद लिख लीजिए, गालिब ने अपने उर्दू कलाम से ज़्यादा फ़ारसी कलाम को पसंद किया था। तो ये किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन दिया गया था, तो उसमें जो है क्या बताया गया था? ये भी उसमें आया था कि गालिब ने अपनी उर्दू कलाम से ज़्यादा किस कलाम को पसंद किया है? तो अपने फ़ारसी कलाम को पसंद किया था। तो अगर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएँगी ये सारी चीज़ें। उर्दू कलाम से ज़्यादा उनको अपना फ़ारसी कलाम पसंद था। उर्दू कलाम से ज़्यादा गालिब को फ़ारसी कलाम पसंद था। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, गालिब पर सिर्फ़ सबसे ज़्यादा काम किसने किया है? बताइए मुझे, मैं कई बार आपको ये बता चुकी हूँ। गालिब पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया है? वेरी गुड। तो गालिब पर जो सबसे ज़्यादा काम इम्तियाज़ अली उर्शी ने किया है, ठीक है? इम्तियाज़ अली उर्शी ने गालिब पे सबसे ज़्यादा काम किया है। इम्तियाज़ अली उर्शी। बताइए मुझे इम्तियाज़ अली उर्शी मुहक्किक है या नाक़िद है? ये मुहक्किक है या नाक़िद है? गालिब पर सबसे ज़्यादा काम इम्तियाज़ अली उर्शी ने किया था। अब ये मुहक्किक है या नाक़िद है, ये मुझे बताइए। वेरी गुड। तो अगर हम बात करेंगे इम्तियाज़ अली उर्शी जो है मुहक्किक है, नाक़िद नहीं है और गालिब पर इन्होंने ही सबसे ज़्यादा काम किया था। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, गालिब की एक और ख़ुसूसियत थी कि उन्होंने अपनी पूरी उम्र में घर और किताब कभी नहीं खरीदे थे। मैंने आपको पिछली बार बताया था, गालिब जो है उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना तो घर खरीदा था, ना कि कोई किताब खरीदी। तो किराए के जो है किराए पे ये सारी चीज़ें ये लेते थे, तो उसी से काम चलाते थे। और कभी भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी उम्र में इन्होंने किताब और अपना घर जो है कभी नहीं खरीदा था। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, क्योंकि जब आप हमेशा बोलते हैं, जब भी कोई आउट ऑफ जो है बॉक्स कोई चीज़ आती है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, पता होंगी आपको, तो आपका चांस 80% होता है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। गालिब की एक और ख़ुसूसियत है कि उन्होंने अपनी पूरी उम्र में घर और किताब कभी नहीं खरीदी थी। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, गालिब को शतरंज और जुआ खेलने की बहुत आदी थी। गालिब शतरंज और जुआ खेलने की क्या थे? बहुत आदी थे। इनको बहुत आदत थी, शतरंज और जुआ खेलने की। शतरंज और जुआ खेलने की। और इसी के साथ मुझे बताइए, जो पेपर फर्स्ट की आपको क्लास होती है ना, पेपर फर्स्ट की क्लास होती है ना, गालिब को शतरंज और जुआ खेलने की बहुत आदत थी। तो चमन और सोफिया बता रहे हैं कि क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। क्यों आप लोग नहीं देते हैं? सर ने क्लास स्टार्ट करी है, तो अब क्लास दिया करें। गालिब को शतरंज और जुआ खेलने की बहुत आदत थी और गालिब को आम बहुत पसंद थे। और बताइए मुझे वो कौन से जो है वो कौन है जिनकी मौत जो है कसरत से आम खाने की वजह से हुई थी? वो किसने कसरत से आम खाए थे जिसकी वजह से उनकी मौत जो है हुई थी? बताइए मुझे।
वेरी गुड। तो सौदा जो है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, तो उन्होंने जो है कसरत से आम खाने की वजह से उनका इंतकाल हुआ था और गालिब को भी आम बहुत पसंद थे। गालिब को भी आम क्या थे? बहुत पसंद थे। वेरी गुड। गालिब को आम बहुत पसंद थे। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। और गालिब को जो है जुआ खेलने के जुर्म में 2 बार जेल गए थे। गालिब जो है जुआ खेलने के जुर्म में कितनी बार जेल गए थे? तो 2 बार जेल गए थे जुआ खेलने के जुर्म में। गालिब जुआ खेलने के जुर्म में 2 बार जेल गए थे। पहली मर्तबा 1841 ईस्वी में और दूसरी बार 1847 में। तो इसका क्या करेंगे बच्चे, जब बच्चे खुद ही क्लास नहीं देते हैं तो इनका इनका फॉल्ट है, क्या करेंगे? जिसको देनी होगी वो देंगे, जिसको पढ़ना होगा वो किसी भी हाल में पढ़ेगा। गालिब जुआ खेलने के जुर्म में 2 बार जेल गए थे। पहली बार 1841 ईस्वी में। यहाँ पर जो है 100 रुपये जुर्माना हुआ था। पहली बार जब ये जेल गए थे 1841 ईस्वी में, तो 100 रुपये जुर्माना और 4 माह की सजा हुई थी। 100 रुपये जुर्माना और 4 माह यानी कि 4 मंथ्स, 4 महीने जो है यहाँ पर सजा दी गई थी, सजा हुई थी। और दूसरी बार जब ये जेल गए थे 1847 ईस्वी में, तो उस टाइम जो है 200 रुपये जुर्माना इन पर आयद किए गए थे और 6 माह की कैद इनको हुई थी। पहली मर्तबा 1841 में तो 100 रुपये जुर्माना हुआ था और 4 महीने की सजा इनको दी गई थी। जब दूसरी बार ये जेल गए थे, तब 200 इनको क्या हुए थे? जुर्माना हुए थे और 6 महीने की सजा इनको दी गई थी। क्लियर हुआ? शाबाश। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप रिकॉर्डेड क्लास को देखते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो फिलहाल सर 9 बजे क्लास लेते हैं आपकी। हाँ, मॉर्निंग में 9 बजे। तो पहली मर्तबा 1841 में इनको जेल हुई थी, 100 रुपये जुर्माना आयद किए गए थे इन पर और 4 माह की सजा इनको दी गई थी। और दूसरी मर्तबा 1847 ईस्वी में 200 रुपये जुर्माना इन पर जो है आयद किए गए थे और 4 माह की कैद की सजा जो है इनको हुई थी। और उसके बाद जब दूसरी बार जेल गए थे तो उन्हें, जब दूसरी बार जो गालिब जेल गए थे तो इन्हें 3 माह पहले ही रिहा कर दिया गया था, हाल ही के मुताबिक। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जब इनको पहली बार जिनकी जो है जेल हुई थी, तो उस टाइम जो है 4 महीने की जो है इनको सज़ा दी गई थी और दूसरी मर्तबा 6 महीने की सज़ा जो है इनको जो है इनको सज़ा मिली थी। लेकिन यहाँ पर हाल ही के मुताबिक इनका कहना है कि इनको जो है 3 माह पहले ही, यानी कि अगर इनको 6 माह की सज़ा दी गई थी, ठीक है ना? तो उनको 3 माह पहले ही जो है रिहा कर दिया गया था। यानी कि 3 महीने की ही जो है इनको यहाँ पर सज़ा मिली थी। ये हाल ही के मुताबिक है। सर जो है सॉरी बच्चे, सर का जो है थोड़ा इश्यू है, उनकी टाइमिंग में थोड़ा-सा क्लैश आ रहा है, तो कुछ दिनों में जो है वो टाइमिंग चेंज कर देंगे। कुछ दिनों में टाइमिंग वो चेंज कर देंगे, लेकिन बस कुछ दिनों के लिए। ये टाइमिंग जो है कुछ ही दिनों के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। गालिब ने अपना पहला खत कब लिखा था? पहला खत गालिब ने कब लिखा था बताइए मुझे? शायरी इन्होंने शुरू कर दी थी 11 बरस की उम्र में। अब बताइए मुझे इन्होंने पहला खत कब लिखा था? लिख लिया सभी ने? यहाँ तक क्लियर है सभी को? उसी के साथ मुझे बताइए गालिब ने पहला खत कब लिखा था? 1847 में। वेरी गुड।
हाँ, 47, 48 कहीं-कहीं पर 50 भी है। वेरी गुड बच्चे, 47 या 48। हाँ, अगर आपको कहीं भी ऑप्शंस में जो है 47, 48 नहीं मिलेगा, 50 मिलेगा, तो 50 भी आप जो है लिख सकते हैं। तो गालिब ने अपना पहला खत जो है 1847 में लिखा था। तो आप सभी को पता है गालिब ने अपने खत जो है किस-किस को भेजे थे, तो कुछ नाम आपको याद ही होंगे। गालिब ने 1847 ईस्वी में पहला खत लिखा। और गालिब के शागिर्द जो है मीर मेहदी मजरूह है, हाली है, बहादुर शाह जफर है। ठीक है ना, कुछ अहम-अहम है, ये आप याद रखेंगे। जो गालिब के शागिर्द रहे हैं, मीर मेहदी मजरूह है, गालिब है, बहादुर शाह जफर है। गालिब के ये शागिर्द रहे हैं। और गालिब के जो फारसी के उस्ताद रहे हैं, कौन है बताइए मुझे? फारसी शायरी के उस्ताद कौन है? और इब्तदाई जो है तालीम इन्होंने कहाँ किससे हासिल की थी? बताइए मुझे। हाँ, और समझ से इन्होंने जो है फ़ारसी तालीम हासिल की थी। और इब्तिदाई तालीम शेख मुअज़्ज़म से इन्होंने हासिल की थी। लेकिन जो गालिब के शागिर्द है, मीर मेहदी मजरूह है, हाली है, बहादुर शाह ज़फ़र है। ये कुछ अहम है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा भी है बहुत, हाली है, बहादुर शाह ज़फ़र है, और इसके अलावा मीर मेहदी मजरूह। और मीर मेहदी मजरूह के नाम भी जो है गालिब ने खत लिखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद कौन थे? बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद कौन थे? बताइए मुझे। पहले मैंने क्या बोला? बहादुर शाह ज़फ़र जो है, ये शागिर्द है गालिब के। अब बताइए मुझे, बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद कौन थे? शाबाश! गालिब तो थे ही, अभी मैंने बताया ये शागिर्द थे गालिब के। गालिब के शागिर्द थे ना बहादुर शाह ज़फ़र, इसके अलावा मुझे बताइए, इनके उस्ताद कौन रहे हैं गालिब के अलावा? वेरी गुड ज़ौक। और बताइए ज़ौक किसके उस्ताद रहे हैं? बहादुर शाह ज़फ़र के अलावा? नज़्म निगार है वो भी। वेरी गुड, आज़ाद। तो आज़ाद के जो उस्ताद रहे हैं, ज़ौक रहे हैं। और बहादुर शाह ज़फ़र की बात करेंगे, इनके उस्ताद रहे हैं, गालिब रहे हैं, ज़ौक रहे हैं, और शाह नसीर रहे हैं। शाह नसीर। शाह नसीर, ज़ौक, गालिब, बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, गालिब ने अपना आखिरी खत किसको लिखा था? गालिब ने जो अपना आखिरी खत लिखा था, किसको लिखा था वो? शाबाश! बताइए मुझे, गालिब ने अपना आखिरी खत कब लिखा था? किसको लिखा था? ये बताइए। गालिब ने अपना आखिरी खत अलाउद्दीन खान उलवी को लिखा था। और ये भी उनके शागिर्द थे। ये भी उनके क्या थे? गालिब के शागिर्द थे। अलाउद्दीन खान उलवी गालिब के शागिर्द थे। और इनको ही जो है गालिब ने अपना आखिरी खत लिखा था। ठीक है? इनको ही इन्होंने अपना आखिरी खत लिखा था। और गालिब आखिरी शागिर्द थे, वो कौन थे? गालिब के आखिरी शागिर्द कौन थे? बताइए मुझे शाबाश, गालिब के आखिरी शागिर्द कौन थे? नवाब ज़ियाउद्दीन खान। नवाब ज़ियाउद्दीन खान जो है गालिब के आखिरी शागिर्द रहे हैं। लिख लिया सभी ने? गालिब के जो आखिरी जो शागिर्द रहे हैं, नवाब ज़ियाउद्दीन खान रहे हैं। और गालिब ने अपना आखिरी खत किसको लिखा था? अलाउद्दीन खान उलवी।
अलौद्दीन खान जो कि गालिब के शागिर्द भी रहे हैं। लिखना आएगा या मैं यहाँ पर लिखूं? जल्दी से करिए, शाबाश। इनके उस्ताद भी रहे हैं, गालिब इनके उस्ताद रहे हैं और ये शागिर्द थे गालिब के, ठीक है ना। गालिब के शागिर्द थे अलाउद्दीन खान उलवी, और इन पर जो है आखिरी खत लिखा था गालिब ने। और आखिरी जो शागिर्द थे गालिब के वो थे नवाब जियाउद्दीन खान। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। गालिब ने रामपुर का सफर कितनी बार किया था? गालिब ने रामपुर का सफर कितनी बार किया था बताइए, और कब कब किया था? शाबाश, बताइए। गालिब ने रामपुर का सफर कितनी बार किया था और कब कब किया था? शाबाश। हाँ, 2 बार किया था, कब कब किया था बताइए। हाँ, 1860 और 65 में। हाँ, लिख लीजिए। गालिब ने रामपुर का सफर 2 बार किया था। पहली मर्तबा 1860 ईस्वी में नवाब यूसुफ हसन खान की दावत पर पहली बार इन्होंने रामपुर का सफर किया था 1860 ईस्वी में, और दूसरी बार 1865 ईस्वी में नवाब यूसुफ हसन खान के इंतकाल के बाद ताजियत के लिए। पहली बार इनकी दावत पे जो है ये गए थे, और दूसरी बार इनकी इनके इंतकाल के बाद गए थे। पहली बार 1860 में, दूसरी बार 1865 ईस्वी में। लिख लिया? इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। गालिब जब इन्होंने जब लखनऊ का सफर किया था और वहां पर इनकी मुलाकात किससे हुई थी? लखनऊ से इनकी मुलाकात किससे हुई थी लखनऊ में? मीर अनीस से। तो इनकी लखनऊ में जो है मुलाकात हुई थी मीर अनीस। मीर अनीस से जो है लखनऊ में इनकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। बहादुर शाह जफर ने बहादुर शाह जफर ने गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निजाम जंग और मलिक शुरा का खिताब दिया है। ये सारे खिताब जो है किसने दिए हैं? बहादुर शाह जफर ने इनको दिए हैं। नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निजाम जंग और मुल्क शुरा का खिताब जो है इनको दिया गया था किसके जरिए? बहादुर शाह जफर के जरिए। बहादुर शाह जफर ने गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निजाम जंग और मुल्क शुरा का खिताब दिया। लिख लीजिए। नजमुद्दौला, इसके अलावा दबीरुल मुल्क, दबीरुल मुल्क, इसके बाद निजाम जंग और मुल्क शुरा, ये सारे जो है खिताब दिए थे बहादुर शाह जफर ने इनको। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। यहाँ तक लिख लिया सभी ने? हाँ, तो यहाँ तक जो है इनकी जो है हालात ज़िंदगी ही थी। इसके बाद हम इनकी अदबी कारनामे देखेंगे, जो कि उसको टाइम लगेगा, एक ही दिन में कवर नहीं हो पाएगा। और यहाँ तक मुझे बताइए, अगर कहीं पे लिखना बाकी है, कंफ्यूजन है कहीं पे, उसको क्लियर करेंगे और उसके बाद कल इनकी अदबी खदमात पढ़ेंगे।
और उसके साथ इसको अगर कवर कर पाए जल्दी से, तो शाद अज़ीम आबादी के बारे में भी पढ़ेंगे। शाद अज़ीम आबादी या हज़रत मोहनी दोनों में एक को पढ़ेंगे फिर। क्योंकि जो है मुकम्मल नहीं हो पाएगा आज। बताइए कहीं पे किसी को अगर छूटा हो तो बताइए? बताइए जल्दी से किसी को अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है बताइए? क्योंकि इनके कारनामे जो है बहुत सारे हैं, तो एक दिन में मुकम्मल बिल्कुल नहीं हो पाएगा ये। तो कल कोशिश करेंगे हम इसको क्लियर करने की, कवर करने की। अगर हुआ टाइम से पहले अगर हुआ, तो या तो हसरत मोहानी के बारे में पढ़ेंगे, या तो शादी आबादी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कल जो है कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। और कोशिश कीजिए आप इनको खुद भी पढ़ सकते हैं, जो हमारे ग़ज़ल को जो हमारे निसाब में शामिल है, तो आप इनका मटीरियल जो है कहीं पर भी निकाल सकते हैं। इनको आप आराम से जो है पढ़ सकते हैं, कहीं से भी। ये इतना टफ नहीं है, जो कि हमारे नज़्म गो शायर है या ग़ज़ल गो शुरा है, आराम से आप इनको कहीं भी पढ़ सकते हैं। इनके बारे में जितना हम पढ़ें उतना कम है। एक क्लास में हम कितना ही पढ़े फिर इनके बारे में। हाँ, बस यहीं पर इसी जो है बैच में जो है क्लास होती है, यहीं पर बिल्कुल सुबह के 9 बजे, और रिकॉर्ड फॉर्म जो है क्लासेस यहीं पर मिलेगी आपको। सारी चीज़ें यहीं पर मिलेंगी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। और किसी भी तरह हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, और इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे, क्योंकि अदनान ने बताया था, क्योंकि एक तो वो बहुत लेंथी है और उसको आपको समझने में खुद प्रॉब्लम भी हो जाएगी, क्योंकि नज़्म ग़ज़ल तो आप खुद पढ़ेंगे भी, लेकिन जो यूनिट नंबर 9 है, इसके बाद हम उसी को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, रिकॉर्ड में देखो वहाँ पर डेट लिखा होगा, जिस डेट की आपको जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखनी है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, बच्चे मैंने कल ही बोला था ना, टाइम हमारे पास बहुत कम है। अपन जितने भी जो है शायरी अगर पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस इसी तरह रहेगा। अगर लास्ट में टाइम मिला तो उसको एक जो है 1-2 जो है शेयर एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसके लिए आप इतना सिलेबस नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर शेयर को पढ़ने लगेंगे तो इस तरह जो है हमारे 2-3 यूनिट जो है हमारे हाथ से निकल जाएँगे, जो कि बहुत जो है जैसे बहुत क्वेश्चन्स बनते हैं, तो ऐसा ठीक नहीं होगा। वेरी गुड। गालिब ने अपने सफ़र बंगाल का तज़किरा गुले राना के नाम से किया था। नाम किया था, शाबाश। ये बात मैंने पढ़ी थी, बट कहाँ पढ़ी ये याद नहीं। क्या ये सही है? बच्चे मुझे यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, लेकिन मुझे लगता है ये सही है। क्योंकि आपको पता है, हमेशा मैं इसलिए बोलती हूँ कि जो भी आप चीज़ अगर जहाँ से पढ़ते हैं उसको एक जगह ही नोट करिए। ठीक है ना? गुले राना जो है ना, गालिब के दोस्त जिनका नाम था मौलवी सिराज अहमद, उनकी फ़रमाइश से अपने तमाम उर्दू, फ़ारसी दीवान का इंतख़ाब किया था इसमें, और इसका नाम जो है गुले राना रखा था। तो आपकी बात मेरे ख़्याल से सही है, पूरा मुझे याद नहीं है। लेकिन जो भी आप अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं, जिस भी किताब से पढ़ते हैं, जिस किसी भी किताब से, तो उसको एक जगह ही जो है नोट किया करें, क्योंकि बाद में जो है हमें याद नहीं रहता है हमने कौन-सी चीज़ कहाँ पे पढ़ी हुई होती है, तो रिवाइज़ करना मुश्किल हो जाता है। अगर ये आपने लिखा होता अपने नोटबुक में, तो आप किसी भी टाइम जो है इसको रिवाइज़ कर पाते। ठीक है ना? तो एग्ज़ाम में 1-2 शेयर तो आपको आएँगे ही,
لیکن آپ اس میں دماغ لگائیں گے تو آپ کے وہ صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن 1-2 جو ہے شہر کے لیے ہم اتنا سلیبس پینڈنگ رکھیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ لاسٹ میں ٹائم ملا تو انشاءاللہ اس کو بھی کر لیں گے۔ بتائیے مجھے یہاں تک کلیئر ہے نا؟ کیونکہ بس اس میں غالب تھوڑے سے غالب ہے، ولی دکنی تھے، میر تقی میر تھے، یہ تھوڑے لیندی تھے، باقی آرام سے ہو جائے گا، اتنا آپ کو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اس کو کور کرنے کے بعد پھر سارے آسان ہی ہیں۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد نظم کا یونٹ ہم نہیں پڑھیں گے، ہم سیدھے یونٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ 9 ہے 8 ہے وہ، میرے خیال سے 8 9 ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ میرے خیال سے یونٹ نمبر 9 ہے وہ، مجھے پورا یاد نہیں ہے۔ ہاں یونٹ نمبر 8 یا 9 ہے وہ، تو اس کو ہم پڑھ لیں گے اس کے بعد میں جلدی، کہ ہمیں سلیبس جلدی سے کور کرنا ہے کیونکہ بہت ٹائم لگے گا ہمیں۔ میم شاہ نصیر کے بارے میں پڑھنا ہو تو کہاں جو ہے مواد مل سکتا ہے؟ بچے اگر آپ کو شاہ نصیر کے بارے میں پڑھنا ہے، اس کے حوالے سے آپ پڑھنا اگر چاہتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں شاہ نصیر، ان کے حوالے سے ایک بک جو ہے مجھے یاد ہے، لیکن ابھی اس کا نام مجھے بالکل یاد نہیں ہے۔ ایک ذہن میں ایک بک ہے ان کے حوالے سے، لیکن یاد اس کا نام نہیں ہے۔ تو اگر مجھے یاد رہا تو میں یہاں پر جو ہے ایک یاد میں تو شیئر ہی کر لوں گی وہ بک، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ شیئر ہوئی یہاں پر تو میں کر لوں گی، نہیں تو میں نام بتاؤں گی اس کا، ٹھیک ہے نا؟ بس یاد رہنا چاہیے مجھے۔ ہاں بچے بس یاد رہنا چاہیے، میں بتا دوں گی۔ بچے آپ کے پاس سلیبس کا ہونا بہت ضروری ہے، میں نے پہلے ہی بولا ہے، جو بچے ایگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جو بھی ایگزام ہو، سلیبس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کلاس لے رہے ہیں، آپ کے پاس سلیبس ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے یہاں پر شاید اپلوڈ بھی کیا ہے سلیبس، اگر آپ نے دیکھا نہ ہو تو اس کو دیکھیے پلیز۔ پھر آپ دیکھیں گے ولی ہے، میر ہے، غالب ہے، مومن، شاد، فانی، حسرت، اصغر، یگانہ، جگر، فراق، مجروح، کلیم، شہریار، عرفان صدیقی، یہ سارے غزل گو شعرا ہے۔ لیکن شاعری جو ہے کچھ ہی لوگوں کے بارے میں جو ہے آپ کو وہاں پر مینشن ہے، جیسے کہ ولی کے بارے میں، میر کے بارے میں، غالب کے بارے میں وہاں پر مینشن ہے۔ ہاں اسٹڈی مٹیریل میں نے اپلوڈ کرا ہے سلیبس، اس کو پرنٹ نکالیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کون سی چیزیں ہمارے نصاب میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے بچے، کل اس کو انشاءاللہ کور کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے جلدی سے اس یونٹ کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور اب یاد رکھیں کہ سنڈے کے دن آپ کا ٹیسٹ ہے، میں بار بار بول رہی ہوں، اس بار جو ہے بالکل بھی دیری نہیں ہوگی اب، آپ کو بہت زیادہ ٹائم جو ہے میں نے دیا ہے، سنڈے کے دن کسی بھی حال میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا، آپ لوگ تیار رہیں گے۔ ہاں تو چلیے، آج کا کلاس ہم یہی تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں کل کی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔